लाल किताब का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि लाल किताब जो है पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है। उन्होंने 5 किताबें लिखी थी। पहले 1939 लिखी थी। ये बुक्स मेरे पास हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले 1939 लिखी, ये पूरा हस्तरेखा है। उसके बाद 1940 लिखी थी। उसके बाद ये 41 लिखी है। इस किताब को जो भी लाल किताब कर रहा है उसे जरूर रखना चाहिए अपने पास। और फिर 1942, और ये जो हम लाल किताब कोर्स जो करेंगे, जो हम पूरा पढ़ेंगे, हम 1952 से करेंगे। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में हम लाल किताब ग्रामर पूरा कवर करते हैं। स्टार्टिंग के मतलब 234 पेज तक लाल किताब ग्रामर होती है। उसके बाद जो है प्लैनेट्स स्टार्ट होते हैं, तो 234 तक हम पूरा ग्रामर का पार्ट करते हैं। तो इसमें अगर हमारी, देखिए ग्रामर क्या है, हमारी नींव है, फाउंडेशन है। अगर हमारी ग्रामर मजबूत हो गई ना, तो हमारी प्रिडिक्शन हम ग्रामर से ही करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लैनेट्स में तो हमें प्लैनेट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब कौन सा प्लैनेट कहाँ है, किस तरह का वर्क करेगा, किस प्लैनेट से, किस हाउस के प्लैनेट से मिलके किस तरह से वो रिजल्ट देगा, वो अलग है। लेकिन ग्रामर अगर हमारी मजबूत नहीं है ना, तो हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि ग्रामर में इतने सारे रूल्स हैं कि कैसे हमें चार्ट को देखना है। तो जैसे ग्रामर में वर्षफल है, वो लास्ट का पार्ट है कि वर्षफल हमें कैसे देखना है। सब लोग, ज्यादातर लोग जो लाल किताब ग्रामर ज्वाइन करते हैं वर्षफल के लिए करते हैं। मतलब ग्रहों की दुरुस्ती कैसे करनी है, जो है इसमें पितृ ऋण है, काफी सारी चीजें हैं। साथी ग्रह, दृष्टियां, हाउसेस, मेनली इसके हाउसेस लाल किताब के टोटली डिफरेंट हैं। वो नॉर्मल हाउस उसकी तरह नहीं है कि किस तरह से हमें हाउसेस देखना है। तो उस तरह से नहीं जैसे हम वैदिक में देखते हैं। नमस्कार जी। वैदिक में हम कैसे देखते हैं कि फर्स्ट हाउस का ग्रह 7th को देखता है, या फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर है तो वो जो उसकी दृष्टियां टोटली डिफरेंट बताई हैं कि फर्स्ट हाउस। एक सेकेंड, कोई यहाँ पर एडमिट करने के लिए नहीं है, तो इसकी दृष्टियां टोटली डिफरेंट है। वो वैदिक की तरह नहीं है कि जैसे फर्स्ट हाउस का प्लेनेट 7th को ही देखेगा, 7th का फर्स्ट को नहीं देख सकता है। तो टोटली ग्रामर में रूल डिफरेंट है। लेकिन अगर वैदिक जो करा हुआ है उसे रूल थोड़े से डिफरेंट लगेंगे। देखिए वैदिक करे हुए वो लाल किताब के रूल्स को ज्यादा मानते भी नहीं है, उन्हें लाल किताब जो है फेक लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी ना किसी तरह से, जैसे मैं ये बोलूंगी कि लाल किताब में काफी सारी चीजें नाड़ी की तरह हैं। अगर जिसने नाड़ी करी हुई है ना, लाल किताब के काफी सारे रूल्स उससे मैच होते हैं। लोगों ने बहुत ज्यादा लाल किताब को लेकर भ्रमित कर रखा है, टोने टोटके की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत इजीली, क्योंकि ये टोटली रूल्स बेस्ड है। इसमें रूल्स पे आपको पकड़ होनी चाहिए कि किस तरह से प्लेनेट क्या रिजल्ट दे रहा है। जैसे लाल किताब में सबसे पहले हम मंगल और बुध की ही बात करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा लाल किताब में बुध से डरते हैं। बुध क्या है, जैसे बुध को एक बालक मतलब प्रिंस बोला गया है ना, और वो जिस ग्रह ग्रह के साथ बैठेगा उसी की तरह रिएक्ट करेगा। और अकेला बुध अगर कुंडली में बैठा है ना, सबसे ज्यादा डेंजरस बोला गया है। अकेला बुध जहां भी बैठा है ना, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। और वर्षफल में जब वो रिपीट होगा ना, तब वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इसीलिए हम बुध का भेद निकालते हैं कि वो किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है। वैसे लाल किताब में लिखा हुआ है कि बुध अगर खाना नंबर 9 में है या 3 में है तभी आप भेद निकालें। लेकिन आपको भेद निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जब भी वो रिपीट होगा ना, ये सोचिए अपना जिसका भेद निकला है ना उसी की तरह रिएक्ट करके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो भेद निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लाल किताब में बुध के दांत, बुध का अंडा, मतलब काफी सारी चीजें बुध को लेके बोली गई हैं। काफी चीजें गलत भी, जैसे बहरूपिया बोला गया है, जिसके साथ बैठा उसी की तरह बिहेव करने लगा। चमगादड़ भी बोला गया है कि वो उल्टा लटका रहता है चमगादड़। तो जैसे हम लोग अगर शीर्ष आसन कर रहे हैं तो क्या है कि अगर 5 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब सारा ब्लड आईज में आ जाएगा। लेकिन चमगादड़ को देखिए वो हमेशा ही उल्टा लटका रहता है। बुद्ध जो है हमारी कम्युनिकेशन का कारक है, इंटेलिजेंसी का कारक है।
देखिए अगर बुध अच्छा है तो हमारे कई प्लैनेट्स अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि बुध के दायरे में ही राहु केतु घूमते हैं। ठीक है, बुध का दायरा है राहु केतु। और शनि जो हमारे प्रोफेशन का कारक है, हमारे मकान का कारक है, हमारी आईसाइट का कारक है, तो शनि के एजेंट है। शनि क्या है? न्यायाधीश है। शनि के एजेंट है, क्योंकि राहु जो है बोला गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और जो केतु है डिफेंस काउंसिल है। तो शनि उनकी बातें सुनता है, तभी वो न्याय देता है। अगर देखिए बुध खराब है तो राहु केतु भी खराब होंगे, क्योंकि वो उसके दायरे में घूम रहे हैं। अगर वकील ही खराब है तो वो न्याय, जो जज को क्या बताएंगे? वो गलत गलत चीजें बताएंगे, तो उससे वो उनका न्याय भी, जो जस्टिस करने को बैठे हैं ना, उनके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, तो वो भी खराब होगा। अगर शनि खराब है तो ये सोचिए, शनि क्या है? हमारे प्रोफेशन का कारक है, हमारे मकान का कारक है। तो मकान बनने में दिक्कत होगी, प्रोफेशन सेट होने में दिक्कत होगी। अगर प्रोफेशन नहीं है तो चंद्र और शुक्र क्या है? धन है। शुक्र है आपका मोटा पैसा, जो आपका महीने में एक बार बैलेंस, मतलब जो उसमें आपके अकाउंट में आता है। तो चंद्र क्या है? जो बिजनेसमैन है उनका चंद्र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड कैश है, डेली का पैसा, जो डेली आपके पास, जो बिजनेसमैन के पास ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होता है, वो चंद्र है। तो देखिए अगर एक बुध खराब है तो कितनी सारे प्लैनेट खराब हैं। तो बुध पे ही सारा कुछ लाल किताब में टिका हुआ है। सभी लोग जय माता दी इसीलिए बोलते हैं, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, लाल किताबी जय माता दी क्यों बोलते हैं। और देखिए हम लोग बार बार बोलते हैं लाल किताब में, कन्या पूजन करिए, छोटे बच्चों के, अपनी बहन बुआ बेटी का पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। जब भी आपके घर बहन बुआ बेटी आए तो उनको मीठा दे के विदा करिए, उनको खुश करके। अगर देखिए आपका बुध खराब है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन आपका बिगड़ जाएगा। आप सॉरी, आपकी बातें ना लोगों को पिंच होंगी, आप बोल रहे हैं भले के लिए, लेकिन सामने वाला बुरा मान के बैठा है, आपसे रूठ के बैठा है। तो बुध अगर खराब किन घरों में होता है? बुध जैसे थर्ड, एट्थ टू ट्वेल्थ हाउस में बुध को खराब माना गया है। ठीक है, अगर बुध खराब है और साथ में आपका राहु भी खराब है, राहु अच्छा है थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ में। ठीक है, अगर इनसे अलग घरों में है, बुध भी खराब और राहु भी खराब, तो सोचिए जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना और वीराना। अगर ये वर्षफल में भी इसी तरह से बुध और राहु की पोजीशन आती है ना, तो ये सोच लीजिए उस साल कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट, या तो आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या खुद को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ आपके कोर्ट के चक्कर लग जाएंगे। इस तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो मेनली एक जनरल रेमेडी है कि बुध को अच्छा करिए। जैसे हम लोगों में कन्या पूजन किया ही जाता है, साल में 2 बार होता है, तो कोशिश करिए इस चीज को आप हर महीने करें, क्योंकि अष्टमी आती है साल में, मतलब हर महीने अष्टमी 2 बार पड़ती है। जिनको थोड़ा सा पंचांग वगैरह की नॉलेज है, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है। नहीं तो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। दुर्गा पाठ करने को बोला गया है, दुर्गा चालीसा करने को बोला गया है। ये रही बुध की बात। और मंगल, जैसे बोलते हैं अगर मंगल किसी का खराब है तो उसको ना लाल किताब जरूर करनी चाहिए। अब देखिए लाल किताब के लिए हम बस एक ही लाइन यही बोल सकते हैं, लाल किताब हमें चुनती है, हम लाल किताब को नहीं चुनते हैं। देखिए कितनी जगह हम लोग लाल किताब, चलो कोर्स ज्वाइन कर तो लेते हैं, जैसे मेरा लास्ट बैच था उसमें 30 स्टूडेंट्स थे, लेकिन लास्ट में कितने रह गए? जो सीखने वाले होते हैं ना, चार, हार्डली 4 या 5, मतलब हर कोर्स में ना यही होता है लास्ट में, बल्कि 2-3 ही जो पक्के, मतलब जो सारे रूल्स को फॉलो कर पाते हैं, सब चीजें सीख पाते हैं। तो यही है, लाल किताब हमें चुनती है, हम नहीं चुनते हैं। जब वही वही एनर्जी जब हमारी प्योर है विद्या, और मतलब हम अगर पूरी तरह से मतलब देखिए रूल्स इतने सारे हैं, पूरा डिवोट होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने महीने में एक बार किताब उठाई और हो गया। लेकिन इसको आपको जो किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना है ना, तो आपको डेली उसके 1 या 2 पेजेस, मतलब उसको पढ़ने पड़ेंगे, डेली आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। तो वही है कि मंगल से हम लाल किताब, क्योंकि मंगल, इसका लाल किताब का कलर भी लाल है। तो जैसे अगर इसमें लाल किताब में क्या बोला गया है, मंगल नेक और मंगल बद की बताया है ना। तो मंगल बद और मंगल नेक, देखिए हर एक में जैसे इतना ज्यादा इसमें मंगल को लेके डराया गया है,
हर एक में मंगल नेक और मंगल बद की पावर है, क्योंकि हमें गुस्सा भी सभी को आता है और हम अच्छे से मतलब दान की भावना, थोड़ा दिलेरी वो हर एक में होती है। अगर हमसे कहें अंकुर जी आप बताइए, गुस्सा आता है आपको? चलिए वीडियो नहीं कर पाए। गौतम जी आप बताइए, गुस्सा आता है आपको? हाँ मैडम, गुस्सा तो आता गौतम जी है। शॉर्ट टेम्पर पर्सन हूँ मैडम। और अच्छा हाँ, नहीं और दया भी आती होगी, किसी को परेशानी में देखते हैं तो थोड़ा सा ऐसा भी लगता होगा कि इसके लिए हम कुछ कर दें। हाँ, वो भी होता है। होता है। गलत चीज है तो संजीव जी आप गलत बताइए। हाँ गलत चीज है तो गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ हाँ हाँ। तो चंद्रेश जी या संजीव जी आप बताइए, गुस्सा आता है आपको? हाँ जी, जरूर आता है। आई थिंक ये तो एक हर इंसान का एक कैरेक्टरिस्टिक है। जिसको गुस्सा नहीं आता वो, मैं हाँ तो कहूँगा वो जिंदा ही नहीं है। और देखिए दिलेरी भी होगी, मतलब हम जब किसी के प्रति देखते हैं कि बेचारा परेशानी में है, तो आपके मन में ये भी आता होगा कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये भी होता होगा ना, नेकी की भावना। तो देखिए हर Right. हाँ जी चंद्रेश जी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। देखिए हर एक में मंगल बद और मंगल नेक दोनों की पावर है, लेकिन हमने उस पावर को कितना बढ़ा रखा है, ये हमें देखना है ना, कि हमने हमने मंगल बद की एनर्जी को ज्यादा बढ़ा रखा है या मंगल नेक की एनर्जी को बढ़ा रखा है। मंगल बद है हमारा एग्रेशन है। जैसे देखिए मंगल के क्या है, दो लिप्स हैं, मंगल नेक का ऊपर वाला लिप है और मंगल बद का नीचे वाला लिप है। तो जैसे किसी के लिप्स बहुत मोटे मोटे होते हैं ना, नीचे का लिप बहुत मोटा होता है, तो वो साफ पता चल जाता है ये पर्सन कैसा है, मंगल बद का पर्सन है ना। तो ये एनर्जी तो हर एक में होती है कि गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, दिलेरी की भावना, ये सब हर एक में होती है। लेकिन हमने उस चीज के, जैसे मंगल बद की एनर्जी को ज्यादा बढ़ाया है कि मंगल नेक की एनर्जी को ज्यादा बढ़ाया है, वो हमें चेक करना होता है। अब जैसे मंगल, जैसे अब ये ज्यादा अलग हो जाएगा टॉपिक। तो मंगल नेक क्या है, जैसे सूर्य बुध अगर कुंडली में साथ है तो ये कहते हैं मंगल नेक होगा, है ना। सूर्य बुध कुंडली में साथ है तो मंगल नेक होगा, और अगर सूर्य शनि कुंडली में साथ है तो मंगल बद होगा। तो उस केस में मंगल भी खराब हो जाएगा, बुध भी। मतलब ऐसे लोगों का अगर मंगल बद है ना, तो ये सोचिए ऐसे लोगों का दिमाग काम नहीं हो करता है, खोखला बुध जिसे बोला जाता है। और राहु भी अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो सोचिए, राहु क्या है, हमारी सोच है, राहु भी वीक हो जाएगा। तो अगर मंगल बद है, और मतलब जब भी आप कोई कुछ खुशी बनाएंगे उसके बाद आपके घर में इतना टेंशन होगा ना कि आप उस खुशी को तो भूल जाएंगे, लड़ाई झगड़े मतलब छुरी चाकू भी चल जाएंगे। तो ये है कि जैसे आपने खुशी के मौके पर आपके यहाँ शादी हुई, अच्छा कुछ हुआ, उसके बाद ही कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो ये मंगल बद की चीजें हैं। मतलब घर में हमेशा टेंशन का, आपने कुछ भी अच्छा करा, बाद में पता चला है कि थोड़ी देर बाद इतनी टेंशन हुई, इतनी टेंशन हुई कि आप साल भर उस खुशी को नहीं याद करा, आपने जो टेंशन हुई ना उसको आप दिमाग में रखे बैठे हो। तो ये है मंगल बद की एनर्जी। तो यही है, तो लाल किताब में हम इसी तरह से चीजें सीखते हैं कि किस तरह से चीजों को बैलेंस करना है। देखिए लाल किताब में मैं बार बार हर उसमें यही बोलती हूँ, रिश्ते जीने वाली किताब है। राहु चाहे कुंडली में कितना भी खराब हो, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके ससुराल से आपकी नहीं बनेगी, या ससुराल में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप कह सकते हैं कि हमारा राहु खराब है, यानी अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है। और इसमें जो दशाएं इस तरह से 35 साला चक्कर, 36 साला चक्कर, तो जैसे हम वैदिक में क्या है कि हम उसमें चेक कर लेते हैं विषोत्तरी दशा, कि जैसे जुपिटर की 16 साल की है, शुक्र की 20 साल की है, लेकिन इसमें हमें मैन्युअली अपने हाथ से निकालनी पड़ती है दशा, और उससे एक्यूरेट इतना रिजल्ट आता है ना। जैसे इसमें जुपिटर की 6 साल की दशा है, तो उसमें 2-2 साल की में उसमें डिवाइड करा होता है कि स्टार्टिंग में 2 साल में जुपिटर में केतु आएगा, फिर नेक्स्ट में जुपिटर, फिर उसके 2 साल में जुपिटर में सन आएगा। तो इस तरह से 6-6 साल का, जैसे जुपिटर के बाद सन की दशा आएगी, फिर मून की आएगी, फिर
3 साल के लिए वीनस की, इस तरह से 35 ईयर की साइकिल चलती है, फिर दूसरा 35 की फिर चलेगी। लेकिन इससे इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है क्योंकि हमें रूल्स पे काम करना होता है, मैनुअली ही हम काम करते हैं। तो यही है, जैसे मैं आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगी तो इसमें इजीली आप देख के बता सकते हैं। तो ये हैं पंडित रूपचंद जोशी जी, जिन्होंने ये लाल किताब के रचयिता हम इसे बोलेंगे, इन्होंने ही लाल किताब लिखी है। तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पक्के घर और वो बता देती हूँ, तो ये कुंडली समझना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है, मनुष्य बंधा स्वयं लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकलना किस्मत हो। तो लेख, भगवान के लेख के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब उन्हीं के उससे सारी दुनिया चल रही है। हम अपने अच्छे कर्मों से, मतलब उस लेख को जो होने वाला है खराब चीजें, उसको हम कम कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। तो यही है, एस्ट्रोलॉजर का भी काम क्या होता है कि सामने वाले को एक आगाह करना कि आपके सामने ये प्रॉब्लम इस टाइम से इस टाइम रहेगी। तो हम यही बोलते हैं ना, आप इस तरह से ऐसे ना जाके जैसे हम रूट चेंज करवा देते हैं, तो जितना अगर चोट ज्यादा लगनी है ना तो उसमें कम लगेगी। ऐसा नहीं है वो इंसिडेंस नहीं होगा, वो होगा लेकिन वो कम होगा, यही इसमें बताया जाता है। जैसे पहला पक्के घर की हम बात करेंगे तो जैसे ये नॉर्मल, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें हम काल पुरुष की ही कुंडली लेते हैं। तो फर्स्ट हाउस जो होता है मार्स का होता है, सेकंड वीनस का। हम इसमें वैसे नहीं लेंगे कि अगर 10 नंबर का आपका लगन है तो हम 10 मकर लगन की कुंडली मान के देखें। हम यहाँ पर मेष लगन की ही कुंडली मान के हम प्रिडिक्शन करते हैं। थर्ड हाउस मरकरी का, फोर्थ मून, फिफ्थ सन, सिक्स मरकरी, सेवेंथ वीनस, एट्थ मार्स, ये जुपिटर का, ये सैटर्न और ये जुपिटर का। अब हम पक्के घर की बात करेंगे तो फर्स्ट हाउस में जो किसकी एनर्जी है, मार्स एंड सन की एनर्जी है। सेकंड में जुपिटर की एनर्जी है, लेकिन वीनस की राशि है, 2 नंबर राशि वीनस की है। यहाँ वीनस खुद से प्रेजेंट ना होके, मशनूई का इसमें चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वीनस किससे की वो है, राहु एंड केतु। यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी है, जुपिटर का घर है, दूसरा घर। यहाँ राहु और केतु की भी बैठक बोली गई है। थर्ड हाउस में मार्स की एनर्जी है, फोर्थ में मून, फिफ्थ का पक्का घर किसका है, मार्स एंड जुपिटर का। सिक्स जो है मरकरी एंड केतु, सेवेंथ जो है मरकरी एंड वीनस, एट्थ मार्स एंड सैटर्न, नाइन्थ हाउस जो है जुपिटर का है, 10th में सैटर्न की, 11th में जुपिटर एंड सैटर्न, 8th 12th में जुपिटर एंड राहु। तो देखिए जुपिटर को लाल किताब में 5 घर दिए गए हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड, फिफ्थ, 9th, 11th एंड 12th। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जुपिटर है। ये देखिए 5 घर तो जुपिटर को गए हैं, साथ में अगर जुपिटर जहां बैठा हुआ है वो अलग है, ठीक है। इसी तरह से सन को फर्स्ट एंड फिफ्थ हाउस दिया है, मार्स को फर्स्ट, थर्ड, एट, वीनस को जो है 7th हाउस दिया है, मरकरी 6th एंड 7th, सैटर्न 10th, 8th, 10th एंड 11th, और राहु को 12th, केतु को 6th हाउस, मून जो है उसको 4th हाउस दिया है। अब देखिए किसी चार्ट को जैसे हम लेते हैं, देखिए ये विराट कोहली जी का चार्ट है, ठीक है, विजिबल है ना स्क्रीन सबको? मैं बात बोले जा रही हूँ। हाँ दिख रहा है मैम, विजिबल है। दिख रहा है ओके ओके। देखिए
ये इनकी जो है धनु लग्न की कुंडली है, ठीक है। हाँ, इनकी धनु लग्न की कुंडली है। लाल किताब कुंडली जो बनती है ये मेष लग्न की बनती है, ठीक है, इस तरह से बनती है। अब देखिए अगर इनकी कुंडली कोई देखेगा ना तो क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना, शनि फर्स्ट हाउस। अभी तो मैं पूरा वहां तक गई नहीं, ऊंच के और नीच के घर जो होते हैं। अब शनि लगन में नीच बोला गया है, सैटर्न जो है फर्स्ट हाउस में डेबिटेटेड बोला गया है। लेकिन हम यही कहते हैं कि 3 गुना अच्छा या 3 गुना खराब, ये आपके ऊपर है किस तरह से आप वो करेंगे। उससे सिम्टम्स भी पूछने होते हैं। अब जो सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में होगा ना तो जुपिटर कुंडली में वीक हो जाता है। अब 6th हाउस में, अब यहाँ जुपिटर कहाँ कहाँ वीक बताया गया है, 6, 7 और 10 में जुपिटर वीक बताया है। सैटर्न को फर्स्ट हाउस में वीक बताया गया है। शनि सन को 6, 7, 10th में ही वीक बताया गया है। और मार्स को 4th एंड 8th में वीक बताया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप सैटर्न, इनके चार्ट को देख के तो यही कह देना चाहिए कितना खराब चार्ट है। इनके चार्ट को देख के तो सब यही बोलेंगे कैसा चार्ट है इनका। तो देखिए शनि लगन में है, वो भी डेबिलिटेटेड। मार्स लगन 4th हाउस में है, ये भी डेबिलिटेटेड। जुपिटर की बात करें, जुपिटर भी वीक है। तो सारे प्लैनेट इनके चार्ट में वीक हैं। लेकिन देखिए आप इस टाइम देख सकते हैं, मतलब विराट का नाम कौन नहीं जानता है। तो यही मतलब चार्ट को देखने का नजरिया ही टोटल डिफरेंट हो जाएगा। अब जैसे 6th हाउस में जुपिटर होगा तो सैटर्न वीक हो जाएगा। देखिए आप ये देखिए कि सब चीजें टोटली वीक हो रही हैं। लेकिन आप प्रोफेशन की बात करें, कितनी जल्दी ये सेटल हो गए। सैटर्न से हम क्या देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं ना। तो कितनी जल्दी अपने करियर में, और आप इनका ग्राफ देखेंगे ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं गया वो ग्राफ, ऊपर ही है। तो ऐसा क्या है, तो हर चीज को हमें इसमें देखना होता है। अब देखिए राहु और केतु इनके बहुत अच्छे हैं, है ना, 3rd हाउस में है। राहु क्या है, एनर्जी देता है इन्हें, मतलब वो ओवर एक्टिव फुल टाइम, जब दुनिया सो रही होती है ये पूरे टाइम वर्कआउट अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब सन क्या है, सेल्फ है, सन से हम खुद को देखते हैं, सेल्फ है। अब इनकी चार्ट में ना लाल किताब के अकॉर्डिंग बहुत सारे एक्सचेंज हैं। सन के घर में सैटर्न है, सैटर्न के घर में सन है। अब यहाँ पर हम बात करें 6th हाउस जो होता है ना, मरकरी एंड केतु का होता है। 7th हाउस ये हाउस जो होता है जुपिटर का होता है। तो यहाँ भी एक एक्सचेंज है, यहाँ भी एक एक्सचेंज है, यहाँ भी एक एक्सचेंज है, यहाँ भी एक एक्सचेंज है। सब अपने अपने घर में आके ना ये चार्ट बहुत अच्छा हो गया है। राहु 3rd हाउस, मतलब ये सोते नहीं है, ये मतलब इनको ना पूरे टाइम एक्टिव रखता है और ये रहते हैं। और सन भी मतलब पूरे टाइम वो फिजिकल वर्कआउट करते हैं। मंगल की एनर्जी अच्छी लेनी है तो उस केस में जो आदमी वर्कआउट करता है, जिम जाता है ना, मंगल अपने आप ही अच्छा हो जाता है। जब भी मंगल को स्त्री ग्रहों की सहायता मिल जाए, मून एंड वीनस जो उसके सामने ही बैठे हैं, कहने को ये खराब हो सकते थे, लेकिन मून एंड वीनस की सहायता मिल गई तो उस केस में ये भी अच्छे हो गए, ये दोनों भी अच्छे हो गए। जुपिटर हम वीक ही बोलेंगे इनको, इनके फादर का सुख ज्यादा नहीं रहा, फादर अर्ली एज में चले गए। जुपिटर जो है हमारे दादाजी का कारक है और हमारे पिता का भी कारक है ना। तो फादर का सुख इनको ज्यादा नहीं रहा, जुपिटर इनका वीक है। लेकिन ये अपने एफर्ट से, सब चीजों से अपने प्लेनेट को सब बैलेंस करके बैठे हैं। अब अगर हम जैसे कॉम्बिनेशन अगर आगे आते हैं ना, तो सैटर्न 1st हाउस एंड मार्स 4th हाउस को बहुत ही खराब बोला गया है, बहुत ही खराब। मैं नहीं बोल सकती पब्लिकली क्या बोला गया है। तो मतलब लेकिन ये देखो इन्होंने चार्ट को बिल्कुल उलट पुलट कर रखा है इनके। अब जैसे हम नॉर्मल उसकी बात करें, मैं थोड़ा रफ करके ना 35 वाले चक्कर की उसकी बात करूंगी, तो इनके करियर में जो 1-2 साल जो अभी डाउनफॉल रहा वो किस वजह से रहा, तो उसी की बात करती हूँ।
देखिए अब जैसे इसमें दशा कैसे ली जाती है, सैटर्न को 1 से 6 साल की दशा होती है, फिर सैटर्न के बाद राहु का टाइम आता है वो 7 से 12 होता है, फिर केतु का टाइम आता है वो 13, 14, 15, फिर जुपिटर का टाइम आता है वो 16 to 21 होता है। सन जो है 22 और 23वां साल, मून का 24th ईयर होता है, और उसके बाद वीनस का टाइम आता है 25, 26, 27। मार्स का टाइम जो होता है ना वो होता है 28 to 33। मरकरी का टाइम जो है वो है 34 and 35। अब इनका ये है नवंबर 1988 बॉर्न है, ठीक है। अब जैसे इनका 36 ईयर अब इनका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप ये देखिए मरकरी वीक है इनके चार्ट में। अब हम इस तरह से बात करें, जुपिटर की एज में इनके फादर चले गए थे, मतलब इतना एक्यूरेटली वर्क करता है ना, जुपिटर की एज में फादर चले गए थे। सन की एज में इनका करियर स्टार्ट हो गया था, मून की एज में इन्होंने धन कमाना शुरू कर दिया था, वीनस की एज में इनका अनुष्का के साथ इनका लव अफेयर स्टार्ट हो गया था और शादी भी हो गई थी। मार्च के एज में इन्होंने बहुत राइज किया है, बहुत, कहीं रुके नहीं है ये। मरकरी की एज में आप चेक करिएगा, इतना मैं डिटेल में नहीं जा सकती, मैंने लिखा वो भी नहीं कर रखा कि किस ईयर में क्या हुआ है। मरकरी की एज में इनके बेटी पैदा हुई थी जब ये 34 के थे, और 2 साल इनके बहुत खराब, लोगों ने क्या क्या बोला इनकी बेटी के लिए भी, क्या क्या कि इतनी अनलकी है, जब से वो आई है तब से इनका डाउनफॉल हो गया है। लेकिन जब भी लगन के ग्रह की दशा आती है ना, लगन का ग्रह राजा होता है कुंडली का। अब आप देखिए फुल फॉर्म में नवंबर के बाद जो सैटर्न का टाइम चल गया है, फुल अपने उसमें आ चुके हैं ये। इस टाइम आप देखिए नवंबर के बाद कितना अच्छा ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसी तरह से आगे भी बहुत अच्छा ही करेंगे। जब मरकरी में बुध आएगा फिर से, जैसे 2 साल इनके गोल्डन पीरियड होंगे, जब ये सैटर्न में राहु 2 साल के लिए एक्टिवेट है तो उसमें बहुत अच्छा है। मरकरी, सैटर्न में मरकरी आएगा, हो सकता है उस टाइम ये शायद संन्यास ले लें 38 के बाद, लेकिन अभी इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है 2 साल, तो हम इजीली लाल किताब में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब मून वीनस का कंजंक्शन है ना, ये मतलब ये थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप के होते हैं, है ना। अब मार्स वीनस भी मिल रहे हैं, इनका लव मैरिज ये सब रहा, और वो भी किससे, आप ये देखिए पूरा कनेक्शन बन रहा है, तो इनकी वाइफ एक्ट्रेस है ना। तो इस तरह से हम इजीली इसमें पूरा हम रूल्स पे ही लाल किताब में काम करते हैं, और इजीली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बस हमें रूल्स पे वर्क करना होता है। और इसकी दशा देखिए, अब जैसे मैंने मैन्युअली ही निकाली है, हम लोग हाथ से ही दशा निकालते हैं, इसी तरह से हम बुध का भेद निकालेंगे, किस्मत का ग्रह निकालेंगे, बहुत सारी चीजें होती है। दृष्टियां की बात करें कि जैसे फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है ना, आप ये देखो 7th हाउस खाली है, तो यानी जो सैटर्न है ना इनका सोया हुआ है। सैटर्न फर्स्ट हाउस की दृष्टि 7th में जाती है, इट मींस सैटर्न इनका सोया हुआ है। सैटर्न कब जागेगा, इनकी शादी के बाद, या इनका जो किसी के साथ लव अफेयर जब होगा उस पर्सन का, अगर 7th हाउस खाली है या तो शादी के बाद या लव अफेयर होगा तब जागेगा। इसी तरह से अगर 2nd हाउस में कोई ग्रह है तो वो यहाँ इधर देखता है, तो ये भी सोया हुआ है इनका जुपिटर। 3rd हाउस के ग्रह जो है ना 9th एंड 11th एंड 9th को देखते हैं। 4th हाउस का ग्रह जो है 10th को देखता है, लेकिन 10th के ग्रह 4th को नहीं देखते हैं। 5th हाउस का ग्रह खाली 9th के ग्रह को देखता है, मतलब उसमें ये नहीं देख पाएगा उल्टा करके। और जो 6th हाउस का ग्रह है वो इधर देखता है। अब यहाँ तक 1 से 6 तक दृष्टियां ली जाती हैं, कुछ इसमें उल्टी दृष्टि होती हैं, जैसे 8th हाउस का ग्रह ना, ये मौत का घर ना, 8th हाउस क्या है, मौत का घर है। अब 8th हाउस की उल्टी दृष्टि बोलते हैं 2nd हाउस पे। जुपिटर क्या है, बुढ़ापा, बूढ़ा है, तो मौत कब आती है, जब आदमी कोई एजेड हो जाता है ना। तो मौत कब आती है, जब आदमी एजेड हो जाता है।
तो ये 8th हाउस में जो एनर्जी है वो 2nd हाउस को देखती है, तो उम्र बुढ़ापा, या जैसे वैदिक में भी मारक स्थान 8 दूसरे घर को बोला गया है ना, तो वो ही है। ठीक है, और कुछ 2-3 स्पेशल दृष्टि होती है, वो आगे हम बात करेंगे। आज के उसमें हम, कोई डाउट हो यहाँ आप पूछ सकते हैं, किसी को डाउट हो पूछ लीजिए। देखिए प्रिडिक्शन वही है, रूल्स पे ही हमें वर्क करना है, प्रिडिक्शन बहुत मतलब इजीली हो जाती है। किसी को पूछना है कुछ? एक तो सबने वीडियो ऑफ कर रखा है। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो मैम, क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। ओके। तो इसमें देखिए हमने जैसे पढ़ा पक्के घर, इस पे हमें सबसे ज्यादा काम करना होता है, इसको नॉलेज होनी चाहिए कौन सा घर किसका है ना। इसी तरह से हम पितृ ऋण पे भी हम वर्क करते हैं। अगर देखिए कुंडली में पितृ ऋण है, जैसे लाल किताब उपाय के लिए बहुत फेमस है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं लाल किताब के लिए, मुझे बहुत खराब लगता है। लेकिन देखिए पितृ ऋण का जो उपाय है ना, जो इलाज है, लाल किताब से अच्छा किसी में नहीं हो सकता, और इजीली हम देख भी सकते हैं कि पितृ ऋण कैसे बन रहा है। क्योंकि देखिए अगर शुक्र का पितृ ऋण है, उस केस में शादी नहीं होगी, लग्जरी नहीं जुड़ पाएगी, घर में टेंशन का माहौल, मतलब ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। अगर जुपिटर का बन रहा है तो आपने ये देख लिया, जुपिटर ने 5 घरों को होल्ड कर रखा है, तो दूसरा घर पैसा भी खराब होगा, पैसा नहीं जुड़ पाएगा, घर कुटुंब में भी प्रॉब्लम रहेगी, 5वां घर खुद की एजुकेशन में भी प्रॉब्लम, आगे संतान होने में भी प्रॉब्लम। 9वां घर, घर जो है हमारा लक का है, हमारे बुजुर्गों का है, तो हो सकता है हमारी बुजुर्गों की प्रॉपर्टी भी ना मिल पाए। 11वां घर जो है प्रॉफिट का है, हो सकता है हमारे प्रॉफिट भी ना हो पाए। 12वां घर हमारे खर्चे का भी है, फॉरेन का भी है, समाधि का भी है, तो हो सकता है किसी भी चीज में हमारा इंटरेस्ट डेवलप ना हो पाए। तो ये है कि अगर जुपिटर, सबसे पहले हमें जुपिटर को ही करेक्ट करना होता है। तो इसमें बहुत सारे कि बलि के बकरे, ये सारी चीजें हम होती है कि एक प्लेनेट अगर खराब हो रहा होता है तो वो अपने खराबी ना दूसरे पर ट्रांसफर करता है। जैसे हमसे कोई गलती हुई ना, हम फौरन कह देंगे नहीं नहीं मैंने नहीं किया, ये उसने किया था, उसकी वजह से हुआ था। तो इसी तरह से लाल किताब में है, अगर जुपिटर की अगर दशा चल रही है, जुपिटर खराब हो रहा है, तो डायरेक्टली खुद से खराब ना होके ना अपना बलि का बकरा आगे वाले प्लेनेट को, मतलब केतु को, क्योंकि हर केस में ना केतु मारा जाता है लाल किताब में। तो हम बार बार हर चीज क्या कहते हैं कि आप केतु को ठीक करिए, है ना। केतु अगर खराब है तो हमारा, आपका मेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या नाभि से नीचे की बीमारियां वो हो सकती हैं। लाल किताब में आप बीमारियां भी इजीली देख सकते हैं कि किस कौन सी आपकी बीमारी रहेंगी। जैसे हम मंगल की ही तब बात कर रहे थे, अगर मंगल आपका कुंडली में खराब है ना, तो पेट से रिलेटेड गैस, इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी, है ना। लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। अगर जुपिटर खराब है तो उस साल में, जैसे 6 साल हमने जुपिटर के बोले, तो लंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, कंजेशन रहेगा। तो जैसे देखिए अगर जुपिटर का अच्छा रिजल्ट चाहिए, काफी लोग आते हैं मैडम हम फॉरेन नहीं जा पा रहे हैं, है ना। 12वां घर, जैसे 9वां और 12वां तीनों जो है जुपिटर के हैं, वहां पे राहु का भी वास है, तो फॉरेन की इच्छा है लेकिन नहीं जा पा रहे। उनके ना कंजेशन इतना है, रनिंग नोज की प्रॉब्लम इतनी रहती है। तो मैं ये बोलती हूँ सबसे पहले इस रनिंग नोज को, कंजेशन को ठीक करो। और ऐसे टाइम में जिसका जुपिटर वीक है, तो कोरोना के टाइम में ना 3 उसमें जो आई थी ना, तीनों में बेचारे कोरोना हुआ उन लोगों को, क्योंकि जुपिटर वीक था। तो जुपिटर अगर वीक है तो आप कितना भी ट्राई मारते रहिए, फॉरेन नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 12वें घर में जुपिटर और राहु दोनों की एनर्जी है। तो आपको जुपिटर को अच्छा करना पड़ेगा। एक सिंपल रेमेडी है कि केसर का तिलक हम जो लगाते हैं ना, 5 जगह जो बताया गया है। देखिए इतनी सिंपल रेमेडी है, लोगों को चाहिए होती है बहुत बड़ी बड़ी रेमेडी कि कहीं पे गड्ढा करके गाड़ आए, या यहाँ पे आपने तो मैडम इतनी सी रेमेडी दे दी, इससे क्या होगा, और बाद में पता चलता है उसी वही रेमेडी इनको ना वर्क कर रही होती है। हम जो बड़ी रेमेडी करते हैं ना, हो सकता है वो बैकफायर कर जाए। ये छोटी रेमेडी इतना वर्क करती हैं कि कोई मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। कि मतलब दूसरा घर क्या है, हमारे घर के पास वाला मंदिर होता है ना।
दूसरे में जो जुपिटर पुजारी जो होता है वो है। तो जैसे कल संक्रांत थी, मकर संक्रांत थी, तो हम लोग जैसे इतने सारे लोगों की यही क्वेरीज है, मैडम हमारा सेकंड हाउस में ये प्लेनेट है, थोड़ी नॉलेज होती है तो हम दूध इतनी दान करके आए ना। छठे घर में हमारा मून है, 7th में मून है या 10th में मून है, हमें दूध के दान की मना किया गया है। भाई मंदिर में दान करने की कोई खराबी नहीं है, आप मंदिर में दान करते हैं ना, दूसरे घर में मून एक्सॉल्टेड होता है, दूसरे घर में मून एक्सॉल्टेड होता है, तो उसमें मंदिर में हम कोई भी चीज पहुंचाते हैं ना, वहां पे हर एक प्लेनेट इंडिविजुअली वर्क करता है। तो लोग वक्त बहुत कंफ्यूज होते हैं, जरा सा उन्होंने ज्ञान सुना, उल्टा सीधा यूट्यूब से सुन लिया और फिर उन्होंने वो सब शुरू कर दिया। तो अगर आपको प्रॉपर कोर्स करना है तो लाल किताब ग्रामर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, शायद फेब स्टार्टिंग में डेट अनाउंस हो रही है। नितेश जी आप हैं क्या? हाँ मैंने चैट पे डाला है, जो हमारा लाल किताब ग्रामर कोर्स है वो 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो एवरी सैटरडे को होगा 5 to 7 PM में और हिंदी लैंग्वेज में होगा। तो इसकी रेमेडीज, मैं कोई भी टफ रेमेडीज ना करती हूँ ना अपने क्लाइंट्स को कराती हूँ, इजीली हम करते हैं। इसमें जो वास्तु का भी है, जो जरा सी शिफ्टिंग से आप काफी चीजें ठीक कर सकते हैं। जो लाल किताब वास्तु का भी है वो इसमें हम करते हैं कि कैसे हमें प्लेनेट की शिफ्टिंग करनी है, चंद्र कुंडली हमें कैसे बनानी है, जिसे हम मकान कुंडली बोलते हैं, उसके कैसे हमें उपाय करने हैं, ये सब हम इसमें बात करते हैं। मेनली जो पितृदोष का इतना जो डराया जाता है ना कि आपको इतने करोड़ मंत्र जाप करने हैं, आपको ऐसे बैठ के गंगा के किनारे ये सब करना है, ये सब चीजें इसमें नहीं बताई गई हैं। आपको इजीली रेमेडीज और उस तरह से आप उस प्लेनेट को ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, ये सिलेबस है। जैसे लाल किताब होती क्या है, ग्रहों के बारे में जैसे मैम ने बताया कि ये उसका पूरा सिलेबस है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे मैम 1 by 1 सारे क्लास में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, वो सारा कंप्लीट करेंगे मैम। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को, और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर कंटिन्यूस आप लोग ज्वाइन करते हैं, मतलब होता क्या है, 1-2 क्लास ज्वाइन करके लोग वहाँ गायब हो जाते हैं, प्रैक्टिस है पूरी। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इजीली आप का कमांड हो जाएगा, प्रैक्टिस का ही है सारा, रूल बेस्ड ही है। तो आप ज्वाइन करिए लाल किताब। किसी को कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, या मैम ने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। और मैम का एवरी संडे फ्री सेशन होता है, जिसमें आप कंसल्टेशन ले सकते हैं 5 to 6, तो उसमें आप कवर कर सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो हम फ्री कंसल्टेशन करते हैं 5 to 6 एवरी संडे को। आपका यूट्यूब लाइव भी होता है, फेसबुक लाइव भी होता है, और जूम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम फेसबुक पे रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, फेसबुक एंड यूट्यूब पे। अंकुर जी का कहना है नो क्यूरीज। मैम काफी अच्छा पढ़ाया, लोगों को काफी अच्छा समझ में आया। किसी की क्वेरीज नहीं, एक तो सबने कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं ना, कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा एक क्या आकाश है। जी और एक अंकुर जी, इन दोनों ने तो कर रखे, बाकी सब ऑफ है। सब ऑफ है। मैम लाल किताब में जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, एक मिनट, सॉरी मैं भूल गई, मैं इसको पूछना था, सॉरी मैं दोबारा करती हूँ। श्योर मैम। रविशंकर सर तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। जय श्री श्याम। मैम रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को कैसे लेते हैं लाल किताब में? नहीं, इसमें लाल किताब में देखिए रेट्रोग्रेड प्लेनेट नहीं लेते, ना कॉम्बस प्लेनेट लेते। हम लोग इसी तरह से, का जुपिटर रेट्रो है सेकंड हाउस में, तो जुपिटर को ही कंसीडर करेंगे, रेट्रो को नहीं करेंगे कंसीडर। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है मैम, सेशन फिर एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेरीज नहीं है? किसी की नहीं है, सब लोग